माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है न केवल DSSB-PRT के लिए है, बल्कि इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी स्टेट एग्जाम के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी टीचिंग एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे एनवीएस केवीएस या किसी और टीचिंग एग्जाम के लिए, जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी वहां पर ये सीरीज बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो में हम ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है? येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की विक्टर ब्लूम के द्वारा 1964 में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। इस थ्योरी को VI नाम से भी जाना जाता है। VI का मतलब क्या है? बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी। ये 3 एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी में, तो इसलिए इस थ्योरी को VIE भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो थ्योरी है, यानी कि ब्लूम ने किस चीज पर फोकस किया है? उन्होंने फोकस किया है आउटकम्स पर बजाय की नीड्स के, जस्ट लाइक मैस्लो एंड हर्जबर्ग। यानी कि जिस तरह से मैस्लो, हर्जबर्ग या एल्डरफर्ज ने अपनी थ्योरीज में नीड्स की बात की है, लेकिन यहाँ पर ब्लूम क्या कहते हैं? आउटकम्स पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय की नीड्स के। तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है? द थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ टेंडेंसी टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर मैनर इज डिपेंडेंट ऑन द intensity of an expectation that the performance will be followed by a definite outcome and on the appeal of the outcome to the individual। देखिए, ये कहा क्या गया है, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। यानी कि ये जो थ्योरी है इसका पर्टिकुलर आइडिया क्या है, यानी कि ये थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है, यानी कि इंटेंसिटी क्या रहेगी एक्सपेक्टेंसी की। सिंपल तरीके से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी काम करता है तो उस चीज के पीछे उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। बिना एक्सपेक्टेशन के वो कोई भी काम नहीं करता। तो कोई काम करता है तो उसके पीछे क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि एक्सपेक्टेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, किस इंटेंसिटी से वो काम कर रहा है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट वो कर रहा है। मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बच्चा है, कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आउटकम वो चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ उसको परिणाम मिलेंगे, कुछ ना कुछ आउटकम्स उसके आएंगे। ठीक है, तभी तो वो काम करता है। मान लीजिए आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो नीट एग्जाम का प्रिपरेशन आप क्यों कर रहे हैं? आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो पहले उसके आउटकम्स वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो उसके बदले में मुझे ये चीज मिलेगी। ठीक है, उसके रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करता है। अब जो आउटकम्स व्यक्ति को मिलते हैं वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना वैल्यूबल है, वो चीज व्यक्ति को मोटिवेट करती है। मान लीजिए कोई भी बच्चा जब नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बन जाता है तो वो चीज उसके लिए कितना वैल्यूबल है, वो ज्यादा उसको मोटिवेट करेगा। उससे होगा क्या कि वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। ठीक है, इससे उसको अप्रेजल मिलेगा। अब इसको एक डायग्राम से हम क्लियर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट, उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड और पर्सनल गोल। इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसको हम समझते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल जितना एफर्ट करेगा उसकी जो परफॉर्मेंस है उतनी ही बेहतर होगी। अब जो परफॉर्मेंस अगर उसकी बहुत अच्छी होगी तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा उससे क्या होगा? वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। ठीक है, उसका पर्सनल गोल कुछ भी हो सकता है। वो मकान बनाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, कहीं वेकेशन पर जाना चाहता है, या कुछ भी मतलब अपने लिए कुछ करना चाहता है, तो वो क्या कर पाएगा? अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के रिलेशनशिप आपने देखे किस किस के बीच में है? एफर्ट और परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है। यानी कि इंडिविजुअल जितना एफर्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। सेकंड रिलेशनशिप है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, यानी कि परफॉर्मेंस जितनी बेहतर होगी उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और जो तीसरा रिलेशनशिप है रिवॉर्ड और पर्सनल गोल के बीच है। यानी कि रिवॉर्ड जितना अच्छा होगा, यानी कि जितना अच्छा रिवॉर्ड उसको मिलेगा उससे उसको क्या होगा? कोई भी इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो 3 तरह की रिलेशनशिप यहाँ पर आपने देखे। एफर्ट,
जितना ज्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो उसको रिवॉर्ड उतना ही बेहतर मिलेगा, और जैसा रिवॉर्ड उसको मिलेगा यानी कि रिवॉर्ड अगर उसको मिलता है तो उससे क्या होगा, व्यक्ति अपनी पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज क्या होता है, यानी कि विक्टर वुम को लगा कि व्हाई पीपल आर नॉट मोटिवेटेड एट वर्क, फिर भी व्यक्ति जो है काम क्यों नहीं करना चाहते, इंडिविजुअल्स काम करने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए, कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, इफ आई वर्क हार्ड एंड पुट माय मैक्सिमम एफर्ट्स विल इट बी कंसीडर्ड इन द परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी कि लोग काम क्यों नहीं करना चाहते, वो क्या सोचते हैं, उनका मानना है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा और अपना मैक्सिमम एफर्ट भी डालूंगा तो भी उससे क्या मेरी परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिलेगा, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल काउंट होगा। उनको डाउट रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस को कोई देख ही नहीं रहा, उसको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा, इसलिए लोग काम ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ आई गेट गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल विल इट लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, यानी कि अगर मेरे को अप्रेजल मिल भी गया तो उससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, यानी कि जो बेनिफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या वो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन देगा। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हार्ड वर्क करते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको अप्रेजल मिल जाता है, और आप जो है अप्रेजल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आपकी सैलरी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी पोजीशन को बढ़ा दिया, तो आपको लगा कि इसका क्या फायदा हुआ, क्योंकि जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज तो मेरे को मिली ही नहीं, तो मेरे को क्या बेनिफिट हो। तो फाइनली आपको लगा कि एफर्ट डालने का फायदा ही क्या है, क्योंकि जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज तो मेरे को मिली ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवन आई गेट रिवॉर्ड्स विल दोज रिवॉर्ड्स बी पर्सनली अट्रैक्टिव टू मी। मान लीजिए आपको रिवॉर्ड दे दिया गया, पर ये डिपेंड करता है कि जो रिवॉर्ड आपको मिला है क्या वो पर्सनली आपके लिए अट्रैक्टिव है, वैल्यूएबल है कि नहीं। कई बार होता क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड के रूप में हमें कुछ और दे देता है, तो जो रिवॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है वो पर्सनली आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी कि वो आपके किसी काम का है ही नहीं, तो इसलिए व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो अराइज हुए कि व्यक्ति काम क्यों नहीं करना चाहते थे। तो देखिए विक्टर वुम ने जाना कि भाई 3 रीजन है या 3 क्वेश्चन है जिसके कारण व्यक्ति काम नहीं करना चाह रहे थे। तो विक्टर वुम की जो थ्योरी है बेसिकली वो 3 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स की बात उनके द्वारा की गई है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी की। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, तो देखिए एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जितना ज्यादा एफर्ट करेगा उसकी जो परफॉर्मेंस है उतनी ही बेहतर हो जाएगी, यानी कि जितना हार्डवर्क वो करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। अब ये जो एक्सपेक्टेंसी है ये किससे अफेक्टेड होती है, किस मतलब कौन सी चीजें हैं जो एक्सपेक्टेंसी को अफेक्ट करती है, हैविंग द राइट रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि राइट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है, राइट स्किल्स टू डू द जॉब, यानी कि उस जॉब से रिलेटेड राइट स्किल्स हैं कि नहीं। नेक्स्ट है हैविंग द नेसेसरी सपोर्ट टू गेट द जॉब डन, यानी कि उस जॉब को करने के लिए जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल है कि नहीं, वो आपको मिल रहा है कि नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेंसी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है, कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होती है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो किसकी बात की गई है, कई बार इक्वेशन फॉर्म में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो एक्सपेक्टेंसी क्या है, एफर्ट प्लस परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा एफर्ट होगा उतनी ही बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी। नेक्स्ट एलिमेंट है इंस्ट्रूमेंटलिटी। देखिए इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतना ही अच्छा आपको आउटकम मिलेगा, यानी कि जितनी बेहतर परफॉर्मेंस आपकी होगी आपके जो आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, आपके लिए उतने ही अच्छे होंगे। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है ये कौन कौन सी चीजों से अफेक्ट होती है, यानी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इंस्ट्रूमेंटलिटी को अफेक्ट करती हैं। पहला है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स, यानी कि परफॉर्मेंस और आउटकम्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन द पीपल हु विल टेक द डिसीजंस और हु गेट्स व्हाट आउटकम्स, यानी कि उन लोगों पर ट्रस्ट रखें, उन लोगों पर विश्वास रखें जो ये डिसीजन लेंगे कि किसको क्या आउटकम मिलेंगे। नेक्स्ट है
ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दैट डिसाइड्स विल गेट्स व्हाट आउटकम्स। अब प्रोसेस की जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो ये डिसाइड करेगी कि किसको क्या आउटकम मिलेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटलिटी कौन कौन से पॉइंट से अफेक्ट होती है ये हमने देखा। अब अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो किसकी बात की गई है, परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी आउटकम्स उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ इक्वेशंस दे दी जाती है और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये एक्सपेक्टेंसी की है, इंस्ट्रूमेंटलिटी की है या वैलेंस की है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट है वैलेंस। देखिए वैलेंस का मतलब क्या है, वैलेंस का मतलब है कि भाई जो आउटकम आपको मिले हैं, जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो आपके लिए कितना वैल्यू रखते हैं, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एम्प्लॉयज जिसको जो रिवॉर्ड मिला है वो अगर उसके लिए अट्रैक्टिव है तो वो और ज्यादा मोटिवेट होगा, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो क्या होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मनी से मोटिवेटेड है, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड के रूप में उसको एडिशनल टाइम ऑफ दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि जो रिवॉर्ड उसको मिला है वो पर्सनली उसके लिए अट्रैक्टिव है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ और दे दिया। तो विक्टर रूम का मानना है कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने में इन तीन एलिमेंट्स, तीन वेरिएबल्स, तीन फैक्टर्स का अहम रोल है। कौन कौन से, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जितना ज्यादा एफर्ट होगा परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस अगर आपकी बेहतर है तो आउटकम्स आपको अच्छे मिलेंगे। और बैलेंस का मतलब है कि जो आउटकम्स आपको बेहतर मिले हैं तो वो उतने ही आपके लिए रिवॉर्डेबल होंगे, वैल्यूबल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो विक्टर रूम का मानना है कि भाई ये जो तीन एलिमेंट्स हैं या तीन फैक्टर्स हैं, अगर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं तो किसी भी इंप्लॉयज को इफेक्टिवली मोटिवेट किया जा सकता है। तो विक्टर रूम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट है, किस किस का, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटलिटी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस। तो दोस्तों ये थी विक्टर रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखिए इसको VIE के नाम से भी जाना जाता है। इसको VIE क्यों कहा जाता है यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा, यानी कि बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी का प्रोडक्ट ही मोटिवेशन है, ठीक है। यानी कि जो तीन एलिमेंट्स की बात की गई है उसका शॉर्ट फॉर्म एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट जो है मोटिवेशन है। इनमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो मोटिवेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो विक्टर रूम का मानना है कि ये तीनों जो एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो किसी भी इंप्लॉयज को इफेक्टिवली जो है मोटिवेट किया जा सकता है। अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण इसको क्रिटिसाइज किया गया है। एक तो पहला रीजन है कि भाई ये जो थ्योरी है बहुत ही आइडियलिस्टिक है, यानी कि ये चीज होगी तो उसके बाद ये होगी, यानी कि एफर्ट होगा तो परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आउटकम अच्छे मिलेंगे, आउटकम अच्छा होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप की बात इसमें की गई है, लेकिन सिचुएशन जो होती है वो वेरी करती हैं, यानी कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चले, ठीक है। तो बहुत ही आइडियलिस्टिक है। तो दोस्तों ये थी विक्टर रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हो उसके प्रोज और कॉन तो होते ही होते हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी बाहर निकल कर आती है। तो आज की इस वीडियो में इस थ्योरी को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए कंटेंट थ्योरीज जो मोटिवेशन की है वो मैं आप लोगों को सारी की सारी करवा चुकी हूँ, और जो प्रोसेस थ्योरीज है उसमें हमने दो थ्योरीज कर ली हैं, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी और रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसको आज की इस वीडियो में हमने किया। अगली वीडियो में हम पोर्टर एंड लॉलर की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि 6% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बाकी 94 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की पेड क्लासेस यहाँ पर मैं नहीं लेती हूँ। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो उससे आपका ही बेनिफिट होगा कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो आप फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो देखिए जो भी फीडबैक आपका रहता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो।